तो लास्ट टर्न पे देखो हम लोगों ने केपी और केसी कर लिया था। सबसे लास्ट में हम लोगों ने केपी डिफाइन किया था, केपी और केसी का रिलेशन निकाला था, जहाँ पे केपी मैंने बताया था केपी क्या होता है, केसी आरटी की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या है, अरे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के गैस के मोल माइनस करने होते, वही डेल्टा एन था। ठीक है, सिर्फ अभी गैस के केसेस हम लोग ले रहे हैं। पहले से मैंने बताया कि अभी हम लोग होमोजेनियस रिएक्शन पे सारा फोकस कर रहे हैं, हेट्रोजेनियस रिएक्शन को हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कुछ और। तो केपी समझ में आ गया, केपी होता है पार्शियल प्रेशर। अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम आ गया, तो थोड़ा ध्यान से करना। पहला ऐसे सिंपल क्वेश्चन ध्यान से करना है इसको। तो करते स्टार्ट करते हैं। ये एक रिएक्शन लिखो सब लोग, तो ये रिएक्शन लिख लो। अब नीचे लिखो रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल N2O4। रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल N2O4 एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO2 इज 10। ये 10 दी, हाँ, एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO2 इज 10। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO2 इज 10। फाइंड द Kp of given reaction, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm। if total pressure exerted by gas is 10 atm। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई टोटल प्रेशर गिवन है 10 atm, ये दे दिया है। ठीक है, चलो अब किया जाए। तो देखो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, केपी के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना, नहीं गलत हो जाएगा। किसी रिलेटिवली थोड़ा सिंपल था, केपी इतना सिंपल नहीं है। देखो इसको ध्यान से, आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या सर बता रहे हैं। देखो अभी देखो क्या होगा, क्या T इक्वल 0 पे इसका 10 मोल है। ठीक है, इससे से स्टार्ट हो रहा है। T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, मतलब कि टाइम आ गया इक्विलिब्रियम पे, तो 10 में से x माइनस होगा, तो ये कितना बनेगा 2x। ठीक है, 2x बनेगा। क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम पे इसका मोल है 10। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे इसका मोल 10 है, मतलब कि 2x की वैल्यू 10 गिवन है, तो फिर x की वैल्यू 5 गिवन है। ठीक है, इसको आप पुट करते हैं, तो इसके मोल कितने आए 5, और इसके मोल तो 10। पर हमको एक्चुअल में मोल नहीं चाहिए होता है, इसमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। और लोग कई बार मोल इनटू प्रेशर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, वही गलत हो जाता है। वही तो, इसमें मोल नहीं चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। मतलब देखो इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम आ गया, इसके मोल कितने हैं 5 मोल बचा है, इसके मोल कितने हैं 10 मोल बचा है, इसके 5 इसके 10 मोल बचे, तो देखो क्या होगा, टोटल मोल ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम। अरे मोल फ्रैक्शन के लिए मोल अपॉन टोटल मोल होता है ना भाई, तो टोटल मोल तो निकालना पड़ेगा। तो टोटल मोल ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम 5 + 10 कितना है 15 मोल। ठीक है, इसका मोल है। अब देखो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। भाई कोफिशिएंट 2 है, तो स्क्वायर भी तो लेना होगा। ये इसका पार्शियल प्रेशर है, नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब देखो इसको करते हैं। देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये बात को ध्यान रखना है। बोलो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल अपॉन टोटल मोल। लास्ट टाइम पे कहा था ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर रिवाइज कर लेना। और फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आए, मोल पूरा रिवाइज होना चाहिए। जाके मोल रिवाइज करो, अगर कोई भी डाउट देता हो मोल रिवाइज करो। तो भाई पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन निकाला जाए इसमें। ठीक है,
तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अरे इसके मोल है 10 अपॉन टोटल मोल 15, अरे मोल फ्रैक्शन मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, अरे 10 एटीएम गिवन है। पार्शियल प्रेशर क्या हो, देखो अच्छा चलो चलो एक बार लिख देते हैं, चलो अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर, ये इसका स्क्वायर, अरे मोल पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और लोग कई बार इसको मोल लेके कर देते हैं, मोल नहीं मोल फ्रैक्शन, इन्हीं में तो गलती होती है। इसी सब लापरवाही की वजह से मैंने बोला कि केपी को ध्यान से करना है, लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। नीचे वाला फिर से मोल फ्रैक्शन, तो नीचे वाला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर, तो वैल्यू पुट करते हैं, मोल फ्रैक्शन मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या होगा, फिर से मोल अपॉन टोटल मोल इनटू, अरे मोल बाय टोटल मोल, और ये, ठीक है। बस इसको कर लेते हैं सॉल्व। चलो 2 और 3, 1 और 3, ठीक है, स्क्वायर है तो अच्छा चलो कर लेते, ओपन कर लेते हैं। 2/3 10 इंटू 10 अपॉन नीचे 1/3 इंटू 10, 110 से 110 कट, 13 से 13 कट, तो ये क्या आया, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 40/3, यूनिट क्या होगा, एटीएम स्क्वायर बाई एटीएम, तो ये होगा एटीएम। अरे यूनिट यूनिट बोलोगे सर, अरे ऊपर पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होता है, एटीएम स्क्वायर बाई एटीएम, तो यूनिट होगा एटीएम। समझ में आ गया, बस हो गया। चलो 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 यूनिट भी लिख लेते हैं, अरे यूनिट भी हाथों हाथ निपटा लेते हैं, तो चलो यूनिट भी लिख लेते हैं। तो केपी का यूनिट होता है एटीएम की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन भाई गैस वाला मोल, बस वही, तो ये केपी का यूनिट है। ठीक है भाई, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलो बढ़ते आगे, कुछ अलग से भी क्वेश्चन किए जाए। ठीक है, इसमें नीचे लिखते हैं, नीचे लिखो, लुक रिएक्शन स्टार्ट्स विथ, ध्यान से करना है, मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन दे रहा हूं इस बार। रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल ऑक्सीजन एंड 20 मोल SO3, SO3 दिया, ध्यान रखना। रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल ऑक्सीजन एंड 20 मोल SO3 if at equilibrium moles of SO2 and SO3 are same, if at equilibrium moles of SO2 and SO3 are same, total volume occupied by gas at equilibrium is 10 liter. Total volume occupied by gas at equilibrium is 10 liter. Find, लिखो find Kp and Kc of reaction. Find Kp and Kc of reaction if reaction takes place at 27 डिग्री, ठीक है, इफ रिएक्शन टेक प्लेस एट 27 डिग्री। तो वॉल्यूम गिवन है तो पहले Kc निकाल लेंगे, Kp और Kc का रिलेशन पता है तो Kp भी निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से करना है। तो वॉल्यूम देखो 10 लीटर है और टेम्परेचर 300 केल्विन,
ठीक है। और SO2 और SO3 का मोल इक्विलिब्रियम पे, मोल ऑफ SO2 एंड SO3 आर सेम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब देखो इसको करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन गिवन, ये देखो T इक्वल टू 0 पे, अरे ये तो है ही नहीं, ये 10 मोल है, ये 20 मोल है, ठीक है। देखो दो ही ऑप्शन है इसमें, क्या क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड आए। अच्छा फॉरवर्ड जाने के लिए दोनों चाहिए ना, फॉरवर्ड जाने के लिए कॉमन सेंस से सोचो भाई, दोनों चाहिए। SO2 है यहाँ पे, नहीं है तो कैसे फॉरवर्ड जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। अरे फॉरवर्ड तो तब जाएगा ना जब SO2 होता है, SO2 तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो फॉरवर्ड कैसे जाएगा। अब दूसरा, बैकवर्ड जाने के लिए सिर्फ SO3 चाहिए, SO3 सेल्फ सफिशिएंट है, वो जा सकता है बैकवर्ड, तो SO3 को पीछे भेजो, बताया था इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन में अचीव हो सकता है। पीछे रिएक्शन तो कहीं से भी आ सकता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाए फॉरवर्ड जाए, आपको बोला है कि Kp और Kc वैसे ही डिफाइन करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने के मेथड में चेंज नहीं करना है। मतलब 20 माइनस 2x इससे बनेगा, अरे 2 है तो 2x कर लेते हैं भाई, 10 प्लस x और इससे बनेगा 2x। अरे तो समझ में आ ही रहा होगा, ये माइनस है प्लस 1 के लिए तो 2 के लिए 2x। अब क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि दोनों सेम है, यही तो बोल रहा है इक्विलिब्रियम पे बोला है कि SO2 और SO3 सेम बोल रहा है। x को निकालो 5, पुट कर दो, इसके मोल हो गए 10, इसके मोल हो गए 15 और इसके मोल भी हो गए 10, आ गए मोल, हो गए यहां तक। अब चलो आते हैं Kc पे। Kc भाई बैकवर्ड जाए फॉरवर्ड जाए उससे मतलब नहीं है, देखो Kp और Kc ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है, इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होता है, ठीक है, दोनों का रेट सेम होता है। स्टार्ट किससे हुआ उससे मतलब ही नहीं होता Kp Kc का, इस बात को समझो, ये बात ध्यान रखना है। लोग इमोशनल होके अरे सर बैकवर्ड जा रहा उल्टा कर देते, अरे भाई उल्टा कर दोगे तो -1 मिलेगा। अरे इस रिएक्शन का Kp Kc पूछा, इक्विलिब्रियम पे पूछा, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होता है, स्टार्ट क्या उससे मतलब ही नहीं। हम लोग Kc तब डिफाइन करते हैं जब दोनों का रेट सेम होता है, तो डिफाइन करते वक्त हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेना है। Kc या Kp जो होता है वो फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलो इसको लिखते हैं, क्या होगा ये SO3 का स्क्वायर, SO2 का स्क्वायर और ऑक्सीजन। अच्छा वॉल्यूम 10 ही लीटर दिया था, बहुत अच्छी बात है, तो 10/10 इसका स्क्वायर, बहुत अच्छा। SO2 पे 10 दिया है, वाह भाई वाह, तो ये भी 10/10 का स्क्वायर और 15 गिवन है। अरे यही तो कंसंट्रेशन करे 15/10, तो ये तो 1 है, ये तो 1 है और ये 3/2, तो ये आया 2/3, ठीक है, यह है 2/3। Kc की यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, Kc आ गया, ठीक है। अब देखो Kp इक्वल टू क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा n, ठीक है। डेल्टा n क्या होगा, अरे यहां पे दो गैस है, देखो प्रोडक्ट यही है, डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गया वो गया, उससे आपको लेना देना ही नहीं। इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है Kp Kc, बैकवर्ड फॉरवर्ड सेम है, बस बैकवर्ड से स्टार्ट हुआ उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस इमोशनली नहीं सोचना है। अरे इक्विलिब्रियम पे करना है, ये दो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट कितने 2 और ये 1 3, -3 करो, -1 आ रहा डेल्टा n, तो क्या होगा Kc की वैल्यू 2/3। अरे R की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1/12, R की वैल्यू आप बोलोगे सर कौन से लेना है, आप बोलोगे 8.31, अरे 8.31 का आगे यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन, यहाँ जूल है, एनर्जी नहीं। यहाँ प्रेशर किसमें है, प्रेशर इसमें एटीएम में है, यहाँ पे वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो जब लीटर और एटीएम में होगा तो दूसरा यूनिट क्या है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, तो वही वाली वैल्यू लेना है और क्या, तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 1/12 और टेम्परेचर 300, डेल्टा n -1 कट होगा 25 नीचे आ जाएगा। अब तो कैलकुलेशन आता होगा इसमें, अब आपका क्या है, तो आता ही होगा, बच्चों वाला है, तो 2 और 25 की पावर -1 नीचे ले आए, तो 25
तो 2/75 एटीएम इनवर्स। अरे यहाँ भी मोल पर लीटर का इनवर्स होगा ना, अरे यूनिट मोल पर लीटर का इनवर्स होगा भाई, डेल्टा एन का पावर -1 था, मोल पर लीटर इनवर्स, एटीएम इनवर्स, बस हो गया। तो इस तरीके से देखो सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। तो इस तरीके से केसी से केपी या केपी से केसी भी निकाला जा सकता है। एक ऐसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल, ऐसे एक वार्म अप वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे। ऐसे मैं जनरल क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। इसमें नीचे लिखो इफ केपी एंड केसी, इफ केपी एंड केसी ऑफ एबो रिएक्शन आर 25 ATM-2, if Kp and Kc of above reaction are 25 ATM-2 and 200 mole per liter की पावर -2, if Kp and Kc of above reaction are 25 and 200, find the temperature of above reaction, find the temperature at which above reaction take place, find the temperature at which above reaction take place, टेम्परेचर बताना क्या होगा, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं, डेल्टा एन -2 करते हैं, केपी इक्वल टू होता है केसी आरटी के पावर डेल्टा एन। तो केपी कितना है 25, केसी कितना है 200, आर की वैल्यू क्या है भाई, आर की वैल्यू है 1/12 और टेम्परेचर टी इसका -2, और डेल्टा एन -2 है ना, तो कट जाएगा। तो 1/8 इक्वल टू T/12 की पावर -2। इसको पलट देते हैं, अरे पलट देते हैं, तो 12/T का स्क्वायर, तो ये क्या होगा देखो, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 12 का स्क्वायर इंटू 8, तो टी इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 2 24√2 केल्विन। चेक करो कैलकुलेशन, समझ में आएगा कैलकुलेशन, यार ये सब तो हो जाएगा, आप लोग इंटेलिजेंट हो, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। देख लो ये इसका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन रिवर्स वाला भी करते हैं। लिख लो इसको, पहले लिख लो फिर नीचे लिखो रिएक्शन स्टार्ट्स विथ, लिखो भाई रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल PCl5 and 2 मोल PCl3। रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल PCl5 and 2 मोल PCl3 at equilibrium moles of PCl5 and PCl3 are same। At equilibrium, moles of PCl5 and PCl3 are same। Find the Kp and Kc of above reaction। Find the Kp and Kc of above reaction if total pressure exerted by gas, if total pressure exerted by gas at equilibrium, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm,
if total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm and temperature at which above reaction take place is 127 degrees Celsius and temperature at which above reaction take place is 127 degrees Celsius. मतलब P total given है 10 atm और टेम्परेचर 400 केल्विन. चलो अब करते हैं इसको. देखो बैकवर्ड आने के लिए दोनों चाहिए, ये तो है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है फॉरवर्ड. तो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम 10 माइनस एक्स, तो बनेगा 2 प्लस एक्स एंड एक्स. ठीक है, इक्विलिब्रियम पे दोनों के मोल सेम है. ये बोला इक्विलिब्रियम पे दोनों के मोल सेम है. फोर आया, रख दो, ये 6 हो जाएगा, इसको भी रख दो, 6 हो जाएगा, और यहां रख दो 4 हो जाएगा. ठीक है, तो 6 6 4. अब तो अरे केपी निकालते वक्त मोल फ्रैक्शन चाहिए होता है, जिसके लिए टोटल मोल चाहिए होता. भूलना मत, जल्दी जल्दी हम लोग मोल लिख के सॉल्व कर देते हैं भाई, गलती हो जाएगी. आराम से करना है. केपी का केस मतलब मैं केपी के लिए सिर्फ आपको यही बोलूंगा, देखो केसी में रिलैक्स होना चल जाएगा. केपी के केस में यही होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो दुर्घटना हो जाएगी. जल्दी जल्दी में क्या है कि मोल लेके कर दोगे, +4 की जगह -1 मिलेगा. और एडवांस में तो कभी कभी -2 भी रहता है, +4 की जगह -2 मिल जाएगा वहाँ पे. तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आराम से करना है. केपी का केस में बहुत मतलब केयरफुली करना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. तो देखो टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे 6 6 4, तो 6 + 6 + 4, तो टोटल मोल कितना है 16. अरे इक्विलिब्रियम पे मोल की बात होती है ना, इक्विलिब्रियम पे मोल है 16. अब देखो क्या निकलेगा, इसमें निकालते पहले केपी. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5. ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन. तो देखो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल, अरे इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर 10 atm. इसका पार्शियल प्रेशर तो क्या होगा, मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर. फिर नीचे भी भाई मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर. इससे ये कट गया ना, ये इससे ये कट गया 4, इससे कट गया 2 और 5. तो ये कितना आया 5/2. तो केपी की वैल्यू देखो भाई 5/2 आ गया. अब क्या निकालने का टाइम है, केसी. तो केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी RT की पावर डेल्टा n. ठीक है, तो केपी कितना है 5/2, केसी निकालना है, और टेम्परेचर है 400 और R की वैल्यू 1/12 डेल्टा n. अरे डेल्टा n इसका क्या होगा, हाँ इसका यूनिट ये ATM रहेगा. ये डेल्टा n क्योंकि 1 है, 2 - 1, सो डेल्टा n इज 1. अच्छा, तो फिर केसी क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं भाई. देखो 5 × 12 अपॉन 2 × 400. सब कट करते हैं, कट करने में मजा आता है. 80, यही तो हो रहा, 5 को कट करोगे 400 से 80 आएगा. और क्या हो सकता है, 6 3 और 40. तो केसी का वैल्यू आया 3/40 मोल पर लीटर.
ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका आ गया किसका वैल्यू, ये आपके पास आ गया है केसी का भी वैल्यू। तो देखो हम लोगों ने केपी से केसी और केसी मतलब हम लोगों ने केपी केसी में रिलेट भी कर लिया, उससे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये सब मतलब हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में यही करना तो यही है, केपी केसी ही करना है। पर अब थोड़ा भाई बढ़ेंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एक टर्म समझते हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिग्री मतलब डिसोसिएट हुआ। तो देखो सबसे पहली बात तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही डिफाइंड होगा जहां पे डिसोसिएशन रिएक्शन होगा। अरे डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ाया होगा ना क्लास 7th और 8 में, जब केमिस्ट्री में कुछ पढ़ाने को नहीं होता है तब यही सब तो पढ़ाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, सब पढ़ाया गया होगा, क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा, तो आप 11th में आ गए। अरे डिसोसिएशन का मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है, ये बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। मैं इसलिए बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये डिसोसिएशन के लिए डिफाइंड है, नहीं तो लोग इसको कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, कहीं पे भी। अरे जब नाम ही डिसोसिएशन है तो ऐसे कैसे का अप्लाई कर दोगे भाई, नहीं कर सकते ना। तो अब आप बोलोगे एक चीज और, सर डिसोसिएशन रिएक्शन होती कितनी है? भाई बहुत होती है भैया, आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या होती नहीं है। अरे अभी तो स्टार्ट है, अभी तो देखो कितनी मिलेंगी रिएक्शंस। तो डिसोसिएशन रिएक्शन बहुत होता है। जितने भी आप पढ़ोगे आगे चल के, एसिड क्या होता है, H+Cl-, क्या हो रहा है भाई, डिसोसिएशन तो हो रहा है। बेस क्या होता है, NaOH क्या होता है, डिसोसिएट, तो और क्या होगा, एसिड बेस सब डिसोसिएटिव तो होते हैं, तो उसमें इसका यूज पड़ेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना, अगला चैप्टर में इसका बहुत यूज पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड ओनली फॉर डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी अप्लाई कर दिया भाई, ऐसा नहीं होगा। जब नाम ही डिसोसिएशन है तो वहीं अप्लाई करना है। मतलब मैं ऐसे लिखवा दिया, नहीं तो मतलब शुरू में तो मैं लिखवाता नहीं था एक्चुअल में, जब मैंने बताया ना मुझे पढ़ाते करीब 9 साल हो गए, शुरू में मैं तो लिखवाता नहीं था एक्चुअल में। तो होता क्या था, मैं सोचता था अरे कॉमन सेंस है डिसोसिएशन, मुझे बाद में चला अरे कॉमन सेंस सब लोगों के पास नहीं होता है, लोग कहीं पे भी अप्लाई करते हैं। मतलब नाम में लिखा है डिसोसिएशन पर अप्लाई कहीं पे भी कर। अरे भाई जब डिसोसिएशन बोल रहा है तो डिसोसिएशन में अप्लाई होगा ना, ऐसे कैसे कहीं अप्लाई हो जाएगा। तो इसको डिसोसिएशन के अलावा कहीं और अप्लाई मत करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कहाँ डिफाइंड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड ओनली इन डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन। बहुत मिलेंगे आगे, आप टेंशन ना लो। अभी तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में तो थोड़ा कम मिलेगा, आगे आने का इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर यही है, तो आगे वाले चैप्टर में तो भर के मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। सारे एसिड सारे बेस क्या करते हैं, H2SO4 क्या करता है, H+ और SO4- में डिसोसिएटिव तो होता है, पूरा इसका यूज आगे पड़ेगा, टेंशन ना लो, आगे बहुत आएगा, ठीक है। क्या होता क्या है इसको समझते हैं। इसका स्टैंडर्ड सिंबल अल्फा, अरे अल्फा इसका स्टैंडर्ड सिंबल है। आप बोलोगे सर बीटा ले लो, गामा ले लो, अरे भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। जो सबने डिसाइड किया है, जो IUPAC ने डिसाइड किया, मैं वही लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी से थोड़ी ना होगा कि मैं अल्फा बीटा गामा ले लूँ। अल्फा है, ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, ये होता है आपका मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, जो डिसोसिएट हो गया वो, अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है इनिशियल मोल। तो अल्फा होता है मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, तो रिएक्टेंट जो भी डिसोसिएट कर जा रहा है वो, अपॉन इनिशियल मोल, ठीक है। मतलब अरे कितना लिया, मान लो 10 मोल लिया, 2 मोल डिसोसिएट कर गया, तो अल्फा 2/10.2, ठीक है। तो अब देखो नीचे लिख लो, अच्छा नीचे लिखो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड
विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल जो डिसोसिएट होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल, वही कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, अगर मान लो 10 मोल रिएक्टेंट है तो ज्यादा से ज्यादा कितना डिसोसिएट कर सकता है? 10 मोल। और उससे ज्यादा क्या करेगा डिसोसिएट? अरे ऐसा तो है नहीं कि 10 मोल लिया और बोलो कि सर 10 मोल रिएक्टेंट लिया पर 20 मोल डिसोसिएट किया। 10 मोल कहाँ से आएगा? 10 ही, मतलब 10 मोल थे तो 20 मोल कैसे डिसोसिएट हो सकता? बाकी 10 मोल कहाँ से आएगा? तो जब 10 मोल है तो ज्यादा से ज्यादा कितना डिसोसिएट होगा? 10 मोल। अगर 10 का 10 मोल डिसोसिएट होगा, 10 मोल लिया तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। मतलब कि अगर अल्फा 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिसोसिएशन। मतलब कि जब रिएक्टेंट पूरा डिसोसिएट कर जाएगा तो अल्फा 1 होगा। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या है? ये क्या है आपका, मतलब अल्फा जो मैक्स है वही है, मतलब पूरा डिसोसिएट कर जाए अल्फा मैक्स। और मान लो 10 मोल लिया, कुछ नहीं टूटा, हुआ ही नहीं डिसोसिएशन, तो 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो ये ध्यान रखना है, अल्फा 0 का मतलब होगा नो डिसोसिएशन। तो ये अल्फा मिनिमम है। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अल्फा की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अल्फा 0 से 1 के बीच में होता है। मिनिमम 0 हो सकता है, नो डिसोसिएशन, मैक्सिमम 1 हो सकता है। 1 मीन्स कंप्लीट डिसोसिएशन, 0 मीन्स नो डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू दोनों के बीच में होती है। ठीक है, जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड बढ़ता जाएगा। तो इसमें नीचे लिखो नीचे लिखो एज वैल्यू ऑफ, ये सब लिखने के बाद एज वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीजेस amount of reactant dissociated also increases। ठीक है, as alpha increases amount of reactant dissociated also increases। तो अल्फा बढ़ेगा तो क्या होगा? मतलब कि amount of reactant जो डिसोसिएट होगा ये भी बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो डिसोसिएट होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये अल्फा समझ में आ रहा है? अरे अभी तक नहीं समझ में आया है। यहां तक देखो, यहां तक अगर अल्फा मैंने बता के छोड़ दिया तो इसके लिए पता है क्या होगा? अभी मैं बता रहा हूं इसके लिए क्या होगा? एक बहुत फेमस लाइन है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इतना करने के बाद अगर कोई अल्फा का यूज करे तो उसको 100% -1 मिलेगा। 100%, कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि ये जो मैंने बताया ये तो अधूरी जानकारी थी कि मोल डिसोसिएटेड अपन इनिशियल मोल। अभी लिखना तो सिखाया ही नहीं, कैसे लिखेंगे? अरे अभी तो पूरा आगे आने के इक्विलिब्रियम यही सब करना, अभी तो देखते कैसे लिखते, यही तो समझना है। लिखते एक रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना अब इसको। T = 0 पे मान लेते हैं इसका C मोल है। देखो ये C जो है इसको मोल भी कह सकते हो, कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। कंसंट्रेशन मतलब अरे गैस है तो मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल भी कह दो, कंसंट्रेशन कह दो, वो उतना हमारा इशू नहीं है। मोल रहेगा तो वॉल्यूम से लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अरे मान लो कैसे निकालना है, कैसे, तो फिर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर कंसंट्रेशन है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, पर मोल लेके करते हैं। सी मान लेते हैं इनिशियल मोल। अरे मोल में आप कंफर्टेबल हो तो इसलिए मोल में करते हैं। अरे सेफ साइड रहता है, जिसमें कंफर्टेबल हो वही काम करना चाहिए, और कंफर्टेबल वाले को ही करो। मतलब जिसमें कंफर्टेबल होगे वही काम अगर अच्छे से करोगे तभी जाके चीज़ें आप सही करोगे। ठीक है, तो मोल में ही करते हैं, मोल में ही मोस्ट ऑफ द लोग कंफर्टेबल होते हैं, तो मोल में ही करते हैं। सी लेते हैं इनिशियल मोल, सी इनिशियल मोल है। ठीक है, T = T इक्विलिब्रियम पे सपोज करते हैं ये x मोल डिसोसिएट कर गया, तो ये क्या बनेगा? x, ये क्या बनेगा? x। ठीक है भाई,
x मोल डिसोसिएट किया, ये बनेगा x, ये बनेगा x। अच्छा, तो अल्फा देखो क्या है, मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। अरे रिएक्टेंट है तो कंज्यूम होगा, यही तो डिसोसिएट हो रहा है। तो x क्या है, x है मोल डिसोसिएटेड, तो कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है x, और इनिशियल मोल कितना था c। अरे c इनिशियल मोल है और डिसोसिएट हो रहा है x, तो x इक्वल टू क्या आएगा, c अल्फा। यही आ रहा है, पुट कर दो। तो इसलिए इसको लिखते हैं c माइनस सी अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको अल्फा का टर्म में लिखना है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कि जो भी इनिशियल मोल होगा, मान लो 10 है, जो भी 20, तो इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं चलो एग्जांपल फिर से इसी को समझाता हूँ। इसको देखो, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। सपोज करते हैं, ये याद रखना C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। तो सपोज करो इसके इनिशियली 10 मोल गिवन है, ठीक है। तो जब आपको इसको इक्विलिब्रियम पे लिखना है, अब अल्फा का टर्म में कर रहे हैं, तो क्या होगा 10 माइनस 10 अल्फा, ध्यान अगर सी अल्फा बोला था, 10 अल्फा एंड 10 अल्फा। अल्फा की वैल्यू मान लो कुछ गिवन है 0.2 0.3 कुछ भी गिवन है, मान लो अल्फा 0.3 गिवन है, रख दो, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आ जाएगा ये। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से लिखते हैं सी माइनस सी अल्फा, तो बनता है सी अल्फा सी अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है, सब समझ में आ रहा है पूरा। तो ये एक्स का टर्म में, अल्फा का टर्म में, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से लोग रट लेते हैं, मतलब यहां से क्या होता है, मान लो समझ में नहीं भी आ रहा, मतलब यहां के बाद क्या होता है, मान लो अगर क्लास में मैं बैठा हूं, समझ में नहीं भी आ रहा, मैं बोलता हूं कि सी में से क्या माइनस होगा, सब बोलते सर सी अल्फा माइनस होगा, सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा, सब रट लेते हैं, सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। हाँ, तो वही इसको जब रट रहे तो इसमें कुछ चीजें समझने वाली भी बातें हैं। लोग होता क्या है कि रट तो लेते सी माइनस सी अल्फा, पर उसका यूज नहीं कर पाते, और उसमें भी कई बार रिएक्शन बदलता है तो उसमें गलती कर देते हैं। कैसे आप समझते हैं? ये तो सिंपल था भाई, डिफिकल्ट रिएक्शन लेते हैं ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए। सब गैस है, ठीक है। ये T इक्वल टू 0 पे इसके C मोल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलेगा। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे पहले, मतलब मैं जो बताने जा रहा हूं पहले वो आराम से देखो। C में से x माइनस किया, आराम से देखो, C में से x माइनस किया, अच्छा 2 है, तो अगर 2 के लिए मैंने x किया है, अरे 2 के लिए 2x लेना कोई रूल थोड़ी ना है। 2 के लिए मान लो मैंने x किया, मैं 2x वाला रूल भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो इसीलिए तो वो रिएक्शन लिया है, पहले x। 2 के लिए अगर x कंज्यूम हो रहा है तो 2 के लिए x बनेगा, तो 1 के लिए x/2। अरे कोफिशिएंट देखो क्या है, 2 2 1। अगर इसका 2 मोल कंज्यूम होगा, इसका 2 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। तो अगर x कंज्यूम होगा तो x बनेगा और x/2, अरे उसका आधा बनेगा, ठीक है। सी अल्फा का टर्म में आता है, अरे अल्फा वाला ही तो करना था मैं। अल्फा क्या है, मोल कंज्यूम अपन इनिशियल मोल। अल्फा यही, सॉरी, मोल डिसोसिएट अपन इनिशियल मोल, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा, सी अल्फा, रख दो। तो C माइनस सी अल्फा और C अल्फा/2, तो ये अल्फा के टर्म में आ गया। तो C माइनस एक्स, तो इससे बनेगा x, इससे बनेगा x/2, या फिर ये होगा C माइनस सी अल्फा, ये बनेगा C अल्फा और ये बनेगा C अल्फा/2। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही। लिख लो, सब लिख लिया। फिर से नए सिरे से करते हैं। तो मैंने तेरेस कर दिया, पर आपको दोबारा लिखना है, दोबारा लिखो फिर से। अब एक काम करते हैं, x ऑलरेडी ले लिया है, वेरिएबल को बदलते, नहीं तो लोग बोलते सर आप x ही लेते हो, कुछ और ले लेते। चलो C माइनस कोफिशिएंट 2 है,
तो 2y माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 2y, ये कितना बनेगा y। अरे 2 के टर्म में करते हैं, 2 के लिए 2y तो 2 के लिए 2y और 1 के लिए y, ठीक है। तो अब देखो इसको अल्फा के टर्म में करते हैं। अल्फा के टर्म में कैसे होगा, ये 2 आ गया तो 2c अल्फा, 2c अल्फा और c अल्फा। बहुत लोगों को क्या सबको यही लग रहा होगा सही है, ये गलत है, ये गलत है। आप बोलोगे सर ये क्या गलत है? हाँ यही, इसीलिए तो मैंने पहले से बताया लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। लोगों को लिखने की आदत रहती है ऐसे 2y और ये 2 और इसमें भी 2 कर देते हैं और वहीं से मिल जाता है -1। कैसे, क्या मिस्टेक? देखो क्या मिस्टेक है मैं आपको वो पहले दिखाता हूँ और इसमें लिखने में क्या गलती है वो भी, मतलब पहले मैं दिखाता हूँ कि इसको सही कैसे करेंगे और इसमें क्या गलती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या मिस्टेक है पहले ये समझते हैं। अल्फा डिफाइन क्या हुआ है, मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। अरे यही तो डिफाइंड हुआ है अल्फा। तो कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है? अरे ये 2y डिसोसिएट हुआ है ना, आपने 2y लिखा है ना, 2y डिसोसिएट हो रहा है। कितना डिसोसिएट हो रहा है? 2y। इनिशियली कितना गिवन था? c। तो इससे y की वैल्यू क्या आया? अरे अल्फा का डेफिनेशन नहीं बोलना है, मोल डिसोसिएटेड अपन इनिशियल मोल। कितना डिसोसिएट हुआ? 2y। और कितना गिवन था इनिशियल? c। तो c मतलब y की वैल्यू क्या आया? c अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये गलत है, इसको मैं हटाता हूं, गलत था। यहां पुट करो, यहां पुट करो और यहां पुट करो, देखो क्या आया? c माइनस सी अल्फा और c अल्फा बाई 2। तो इसका मतलब ये है जब x लिया तब भी यही और जब 2y लिया तब भी यही। हाँ तो आपको इसको ही याद रखना है। मतलब क्या याद रखना है? देखो मतलब जो सबसे काम की बात है वो ये, रिएक्टेंट अगर कुछ भी है, कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, उससे कोई मतलब नहीं। रिएक्टेंट का कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं। ये ऑलवेज c माइनस सी अल्फा होगा, ऑलवेज, ये नहीं बदलेगा। अगर आपने इसको अल्फा का, मान लो आप रिएक्शन को अल्फा का टर्म में करते हो, इसका कोफिशिएंट कुछ भी उससे मतलब ही नहीं है। अगर आपने इसको बदल दिया तो वो गलत है और आपको मिलेगा सिर्फ -1। ये नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये ऑलवेज c माइनस सी अल्फा होगा। रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है? वो c माइनस सी अल्फा ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं बदलेगा। इसको बदलना चाहो बदल दो, उससे मतलब नहीं, ये नहीं बदलेगा। तो इसमें नीचे लिखो when reactant is written in the terms of alpha at equilibrium, always बोला है, कोई एक्सेप्शन नहीं, always c माइनस सी अल्फा इज रिटर्न, ठीक है। ये तो समझना, यही लिखना है ऑलवेज। चलो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर ये तो चलो समझ में आ गया कि ये लिखना है, सर पहले वाले में क्या गलत था? कि सर इसमें क्या गलत है? मान लो चलो एग्जाम में मान लो ये 2c अल्फा लिख देते हैं, आप 2c अल्फा और c अल्फा, सर इसमें क्या गलत है? देखो होगा क्या, आप समझो, आराम से समझो। सपोज करो अच्छा अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बीच में। मान लो आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे मानो लिख दिया और मान लो आपको इनिशियल मोल गिवन है 10, ठीक है, दे दिया। मान लो बोला है कि इनिशियल मोल ऑफ SO3 इज 10, अच्छा, और बोले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3 इज 0.6। अरे 0.6 मान लो दे दिया। चलो यहाँ पे रखो, देखो, अच्छा रख के देखो 10 अल्फा को 0 से लेके 1 तक हो सकता है, 10 इंटू 0.6 तो ये 10 और -12 -2 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। तो अगर आप इसको 2 3 कुछ कर दोगे तो वैल्यू माइनस भी आ सकती, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, इसको 2 नहीं लेना है, अदरवाइज पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है।
हमेशा रिएक्टेंट में क्या होता है, सी में से सी अल्फा ही माइनस होगा, ये बात को ध्यान रखना। प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, अमोनिया N2 + 3S2 C माइनस एक्स लिखोगे, मान लो ये 2 के लिए x तो 1 के लिए x/2 और ये 3x/2। अरे x तो ऐसे, x क्या मोल डिसोसिएटेड, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। मान लो किसी ने, अरे ये तो मैं बस इक्विलिब्रियम पे बता रहा था, इक्विलिब्रियम पे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो इक्विलिब्रियम पे, मान लो किसी ने C-2y किया, सपोज करो, तो 1 के लिए y और ये 3y, सही है। 2y, अरे 2y पूरा 2y बता रहे कंज्यूमर, पूरा 2y बता रहे कंज्यूमर, कंज्यूम कितना 2y, सही, कोई दिक्कत नहीं। C के टर्म में करेंगे C माइनस C अल्फा, 2 के लिए C अल्फा, तो 1 के लिए C अल्फा/2 और 3 के लिए 3C अल्फा/2, सही है। पर अगर आपने 2 के लिए C-2C अल्फा कर दिया तो किसके लिए रेडी हो जाओ, -1 मार्क्स के लिए, गलत है। तो ये C अल्फा और ये 3C अल्फा, मतलब ये होता ही नहीं है, ये हमेशा यही होगा ऑलवेज, ठीक है, ये कभी बदलेगा ही नहीं। रिएक्टेंट कुछ भी हो, अल्फा के टर्म में अगर आया तो C में से ध्यान रखना C अल्फा को ही माइनस करना, अदरवाइज फिर वो गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये अल्फा वाला टर्म समझ में आ गया। तो अल्फा क्या होता है, मोल डिसोसिएटेड अपन इनिशियल मोल। एक सिंपल सा क्वेश्चन आज कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अल्फा के बारे में और रिसर्च अगले लेक्चर में, अरे पूरा रिसर्च करेंगे अगले लेक्चर में। अभी अल्फा क्या और कैसे कैसे क्या मतलब यूज कर सकते करेंगे, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन। SO3 वाला जब किया था तो उसी को करते हैं, ज्यादा अच्छा, ठीक है। नीचे क्वेश्चन लिखो, इनिशियल मोल ऑफ SO3 is 10, initial mole of SO3 is 10 and degree of dissociation of SO3 is 0.7. Initial mole of SO3 is 10 and degree of dissociation of SO3 is 0.7. Find the Kc of reaction. Find the Kc of reaction if total volume occupied by gas at equilibrium, if total volume occupied by gas at equilibrium is 10 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम 10 लीटर। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। T = 0 पे 10 मोल है, T इक्विलिब्रियम पे मैंने बताया था C-C अल्फा, मतलब 10 × 0.7। अगर C-2C अल्फा कर दिया तो फिर गलत, C-C अल्फा ये बनेगा भाई C-C अल्फा, 2 के लिए C अल्फा, 2 के लिए, तो ये बनेगा C अल्फा/2, तो ये होगा 3, ये होगा 7, मेरे हिसाब से सही आ रहा है, और ये होगा 7/2, ठीक है। तो चलो कैसे निकाल लेते हैं अब। SO2 का स्क्वायर ऑक्सीजन और नीचे SO3 का स्क्वायर, तो SO2 के मोल कितने हैं, 7। अरे SO2 का मोल 7 है और नीचे वॉल्यूम है 10 और इसका स्क्वायर, अरे SO2 का मोल है 7 और वॉल्यूम 10, ऑक्सीजन का मोल है 7/2 वॉल्यूम 10 और SO3 का मोल है 3 अपॉन वॉल्यूम 10, इसका स्क्वायर। तो देखो ये तो 10 कट जाएगा, 7 का स्क्वायर बचा 49 और इस 7 नीचे 3 का स्क्वायर मतलब 9, अरे नीचे तो 3 है तो 3 का स्क्वायर है 9, अच्छा 7 का स्क्वायर 49 × 7 और नीचे ये क्या आएगा 2 आएगा, अच्छा हाँ तो ये 20 आया। तो बस यही इसका आंसर, यूनिट मोल पर लीटर, ठीक है। इसका क्या कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो, तो ये इसका मेरे हिसाब से आंसर 20 हो रहा था, ठीक है, इसका आंसर। बस आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्फा के बारे में और डिटेल में करेंगे कि अल्फा के टर्म में क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं।